किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज़्यादा बेहतर और भी ज़्यादा आसान हो सके। तो आइए आपको बता दें आज हम किन दो महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारियाँ हासिल करने वाले हैं। तो आज जिन विषयों पर हम बातचीत करेंगे वो हैं श्री अन्न का खाद्य प्रसंस्करण, और इसके साथ ही हम जानकारी हासिल करने वाले हैं पपीते में समसामयिक कार्यों के बारे में। इन दोनों ही विषयों में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप कुछ भी जानना, पूछना या समझना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर जो कि है 1800-113060, 1800-113061। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसको भी अपने पास लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। आइए अब आपको हमारा ईमेल आईडी भी हम बता देते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आपके लिए एक बार फिर से दोहरा दें, hellokisan2015@gmail.com। तो ये तीन विकल्प आपके पास हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, हर बार की तरह जब भी आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन करें, अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें, खास तौर से उस दौरान जब आप अपना प्रश्न जो है वो हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हो, जिससे कि साफ आवाज़ में उन तक आपका प्रश्न जो है, आपकी समस्या जो है वो सुनाई दे पाए और वो उसका समाधान कर पाए। आइए आपका परिचय करवाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ऋतु सिंह और आप हमें जानकारी देने वाली हैं श्री अन्न के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर कन्हैया सिंह जी, आप हमें जानकारी देंगे पपीते में समसामयिक कार्यों के बारे में। तो अगर इन दोनों ही विषयों के संबंध में कुछ भी जानना, पूछना, समझना चाहते हैं तो तुरंत फोन उठाइए और हमारे विशेषज्ञों से सीधे जो है वो आप बात कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। और डॉक्टर ऋतु, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आना चाहूंगी जी। जैसे कि हम बात करें श्री अन्न के बारे में, अब हम जानते हैं कि श्री अन्न में कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं फसलों की जो आती हैं जी। लेकिन ये भी जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि श्री अन्न की खेती की स्थिति, उसका स्तर हमारे देश में कैसा है, क्या बताएंगे? जैसे हम बात करें आज से 10 साल पहले की, तो हमारा यहाँ श्री अन्न का जो उत्पादन, श्री अन्न मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी, श्री अन्न हमारे अनाज हैं जो कि जिसमें आपका बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सवा ये सब शामिल हैं। और इनको हम लोग पहले मोटे अनाज कहते थे। श्री अन्न की उपाधि हमने दी है क्योंकि इसके बारे में हमने अब जाना है कि ये एक तरीके से पोषक तत्वों का पावर हाउस है, इसीलिए इनको श्री अन्न कहा जा रहा है। और बात करें जैसे पिछले 10 वर्षों में तो इसका उत्पादन काफ़ी कम था, पर आज अगर हम बात करें तो लगभग 1.70 करोड़ टन इसका उत्पादन बढ़ गया है। तो काफ़ी अच्छी स्थिति आ रही है क्योंकि भारत ही एक अकेला ऐसा देश है जो कि इन श्री अन्न का उत्पादक भी है और साथ ही साथ निर्यातक भी है। तो इसीलिए इसमें इसके प्रसंस्करण की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जैसे जलवायु परिवर्तन की बात चल रही है, तो हमारा अभी एक रिसर्च भी बताती है कि अगले कुछ सालों में हमारी धरती का तापमान जो है 1.5 से 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। तो क्योंकि खेती में हम जानते हैं कि पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और तापमान बढ़ेगा तो पानी की मात्रा आपकी कम होगी। पर हमें खेती में अगर हमें ध्यान रख, तो हम खेती को छोड़ तो नहीं सकते, खेती तो हमें करनी है क्योंकि खाद्य सुरक्षा बनाए रखनी है। तो एक चुनौती हो जाती है कि खाद्य सुरक्षा बनाए रखें या पानी का इस्तेमाल खेती में करें। तो ऐसे में जो हमारे श्री अन्न है ये एक बहुत अच्छी उनके पीछे विकल्प के रूप में आते हैं, भूमिका निभाते हैं क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता नहीं होती और ये अधिक तापमान पे भी उग जाते हैं। तो ये पोषक तत्वों का पावर हाउस है जिसमें इनमें आपका अच्छे मात्रा वाला प्रोटीन, हम कहेंगे उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन पाया जाता है, अच्छा गुणवत्ता वाला आपका वसा यानी कि फैट पाया जाता है। इसके अलावा हमारे कई खनिज और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं जो इसमें बहुत अच्छे पाए जाते हैं।
तो इन वजहों से इनका भूमिका और बढ़ जाती है, खाद्य सुरक्षा को भी देखते हुए और हमारे देश में जैसे जैसे अब पर्यावरण में बदलाव आ रहा है उसको भी देखते हुए। बिल्कुल। तो मोटे अनाज हमारे देश के कौन कौन से हिस्से में, हम ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर पानी की थोड़ी किल्लत रहती है, ये भी आपसे ज़रूर जानेंगे कि कहाँ पर इनकी खेती ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसके प्रसंस्करण की, इसके मार्केटिंग की, इसकी किस तरीके की मशीनरी जो है, महिलाओं का किस तरीके का योगदान है, तमाम बातें आपसे हम आगे डॉक्टर ऋतु ज़रूर जानेंगे। लेकिन पहले देखते हैं विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। जी। श्री अन्न को ही मोटा अनाज और मिलेट्स भी कहा जाता है। श्री अन्न में बाजरा, कंगनी, बार्नयार्ड, कोदो, ब्राउन टॉप, रागी, कुटकी के साथ साथ फोनियो, ज्वार और टेफ सहित अनाज के विविध समूह शामिल हैं। श्री अन्न में कार्बोहाइड्रेट 60 से 70%, प्रोटीन 7 से 12%, वसा 1.5 से 5.5% और पथ्य रेशे 6 से 11.5% संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। श्री अन्न में ग्लूटेन नहीं होता और सीलियाक रोगों से ग्रस्त लोगों के लिए ये अच्छे रहते हैं। इतने सारे फायदों को देखते हुए ही श्री अन्न और इनसे बने खाद्य उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। अच्छी बात यह है कि खाद्य प्रसंस्करण के इस काम को महिलाएं भी घर बैठे आसानी से कर सकती हैं। बता दें कि श्री अन्न से बने उत्पादों को खूब पसंद भी किया जा रहा है। श्री अन्न का प्रसंस्करण करके नूडल्स, पास्ता, पोहा, खिचड़ी, कुकीज, लड्डू, दलिया, पापड़ और नमकीन जैसे उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। साथ ही श्री अन्न से छोटे बच्चों के लिए बेबी फूड भी तैयार किया जा सकता है, जो बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। बाजरे का प्रसंस्करण करके बाजरा मठरी, बाजरा लड्डू, बाजरा केक, बाजरा नमकीन और बाजरा टिक्की बनाई जा सकती हैं। वहीं मडुआ से डोसा और नमकीन तैयार कर सकते हैं। रागी का प्रसंस्करण करके इसके आटे से रोटी, चीला, कुकीज और इडली बना सकते हैं। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी और बर्फी और समोसा बना सकते हैं। इस तरह श्री अन्न का प्रसंस्करण करके इनसे बने उत्पाद न सिर्फ हमारी आमदनी में इजाफा करते हैं, बल्कि हमारी सेहत को भी अच्छा रखने में मदद करते हैं। तो खाने का या कहें कि अन्न का आजकल हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, हमारा शरीर भी जो है वो तंदुरुस्त रहेगा। और इसमें जो हमारा मोटा अनाज है या कहें जो श्री अन्न है, ये एक अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों की ग्रोथ के अंदर भी जो है, बच्चों की बढ़वार में या कहें बच्चों की मेंटल फिजिकल हेल्थ की डेवलपमेंट में भी जो है वो मिलेट्स यानी कि जो हमारा श्री अन्न है, हमारे मोटे अनाज हैं, वो काफ़ी कारगर भी आज के समय में साबित जो है वो हो रहे हैं। तो इनके बारे में आगे ज़रूर जानेंगे। अब आइए यहाँ पे रुक कर लेते हैं डॉक्टर कन्हैया सिंह जी का। डॉक्टर कन्हैया सिंह जी, अब आपसे हम यहाँ पे ये जानेंगे कि पपीते की जो उत्पादन है, पपीते का उत्पादन हमारे देश के कौन कौन से हिस्सों में होता है, और अभी के समय में अगर हम स्थिति जानें तो इस वक्त पपीते की स्थिति क्या है? पपीता देखिए मैम, तो बेसिकली ये एक तरह से उष्णकटिबंधीय फल है। उष्णकटिबंधीय का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर कि गर्मी ज़्यादा होती है और जहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है। तो बेसिकली पपीता हमारे, लेकिन इसकी खेती हम लोग सफलतापूर्वक समशीतोष्ण में भी कर सकते हैं, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी कर सकते हैं। तो ख़ास तौर से इसकी खेती जो हो रही है आपके जो हमारे देश के जो दक्षिणी भाग हैं या हमारे जो मध्य भाग हैं, वहाँ पर इसकी खेती हो रही है। आप महाराष्ट्र से ले लें, महाराष्ट्र है आपका, इसके अलावा तमिलनाडु है, केरल है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, इन प्रदेशों में अच्छी खेती हो रही है। इसके अलावा आपका गुजरात है, गुजरात भी इसमें बढ़िया खेती हो रही है, गुजरात में भी, राजस्थान में भी हो रही है। लेकिन उन जगहों पे ज़्यादा होती है जहाँ पे कि ठंड कम है। जैसे हम कहते हैं कि जो हमारे नॉर्थ इंडिया है, ख़ास तौर से जो हमारे जो दिल्ली का आसपास का एरिया है, हिमाचल है, आपका पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, या जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, यहाँ पे इनकी खेती कम मात्रा में होती है, पपीता की खेती जो होती है। बिल्कुल। तो अभी हमने यहाँ पर तो ये जान लिया कि हमारे देश में पपीते की खेती कहाँ कहाँ होती है, और लेकिन आगे आज के समय में अभी जिन हमारे किसान भाइयों बहनों ने पपीते का उत्पादन किया हुआ है,
उसकी क्या स्थिति है, कौन सी स्थिति पे है, कौन से स्टेज पे है इस वक्त पपीता, और अभी कौन कौन से उसमें समसामयिक कार्य करने की आवश्यकता है, किस तरीके से रोगों और कीटों के प्रकोप से जो है उनको बचाया जा सकता है, खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, किस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन करना है, सिंचाई का किस तरीके से प्रबंधन करना है, तमाम बातें आपसे आगे हम ज़रूर जानेंगे। लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। पपीता पोषक तत्वों से भरपूर, जल्दी तैयार होने वाला फल है। पपीते के पौधे कम तापमान और जल भराव के लिए संवेदनशील होते हैं। जिन किसानों ने पपीता लगा रखा है और पपीते की अच्छी फसल लेना चाहते हैं, वे पपीते में समसामयिक कार्य करें। पपीते को पाला काफी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में पाले से बचने के लिए पर्याप्त प्रबंध करें। पौधों को पुआल से या अवयनित यानी नॉन वोवन कपड़ों से ढक दें और समय पर सिंचाई करते रहें। पुआल को फरवरी के अंत में हटा दें। 25 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटाश का उपयोग फरवरी में प्रति पौधे की दर से करें। बागों की निराई गुड़ाई और सफाई का काम करें। प्रवर्धन के लिए बीजों की बुआई फरवरी में की जा सकती है। ये मार्च के महीने तक जारी रह सकती है। बोने से पहले बीज को शोधित जरूर करें। अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो फरवरी में रोपण का काम किया जा सकता है। पौधों की रोपाई शाम के समय करनी चाहिए। रोपाई के बाद सिंचाई करना जरूरी होता है। जब तक अच्छी तरह से पौधा न लग जाए तब तक रोजाना हल्की सिंचाई करनी चाहिए। पपीते पर मिट्टी चढ़ाना जरूरी होता है। हर गड्ढे में एक पौधे को रखने के बाद पौधे की जड़ के आसपास 30 सेंटीमीटर की गोलाई में मिट्टी को ऊंचा चढ़ा देते हैं, जिससे पेड़ के पास सिंचाई का पानी ज्यादा न लग सके और पौधे सीधे खड़े रहें। पपीते के खेत को खरपतवार मुक्त रखें। जनवरी फरवरी में हाथों से खेत की गुड़ाई जरूर करें। बिल्कुल, तो अभी आपने देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। आपको एक बार फिर से हम बता दें कि हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्री अन्न के प्रसंस्करण के बारे में, और इसके साथ ही हम जानकारियां हासिल कर रहे हैं पपीते में समसामयिक कार्यों के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, आप कुछ भी जानना, पूछना या समझना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पे फ़ोन कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए सीधे अपने प्रश्न आप हम तक पहुँचा सकते हैं। ईमेल ID भी एक विकल्प है, उसके जरिए भी आप अपने सवाल हम तक लिख कर भेज सकते हैं। डॉक्टर ऋतु, अब आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी। हमने जान लिया कि श्री अन्न की स्थिति जो है वो कैसे कैसे हो सकता है, कहाँ कहाँ पे इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन अगर हम बात करें इसके प्रसंस्करण की, आइए इसी की शुरुआत करते हैं जी। अगर एक एक करके अगर हम इसकी वैरायटी लें तो क्या क्या खाद्य उत्पादन जो है वो इससे हम बना सकते हैं, और कैसे आर्थिक मुनाफा जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें हो सकता है। खासतौर से अगर हम बात करें जो हमारी महिलाएं हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है प्रसंस्करण के क्षेत्र में, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? जी, श्री अन्न जैसे है कि हमारे भोजन में पहले भी शामिल थे और पारंपरिक भोजन में इस्तेमाल होता था इनका, रोटी के रूप में, लड्डू के रूप में, हलवा के रूप में। पर कई कुछ कारण हैं जिनकी वजह से इनका इस्तेमाल नहीं होता। एक तो इनका जो रंग होता है वो थोड़ा सा गाढ़े रंग का होता है, काले रंग का होता है, जिसकी वजह से पसंद नहीं किया जाता। खुरदरा होता है। फिर आता है कि इनकी शेल्फ लाइफ, यानी कि इनकी जो आटा बनाया जाता है तो इनको हम लंबे समय तक नहीं रख पाते। जैसे गेहूं का आटा हम रख लेते हैं तो इनका आटा हम नहीं रख पाते, तो ये कड़वा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो अब ऐसी कई सारी प्रसंस्करण की विधियां हैं, आसान विधियां हैं। जैसे आपने ब्लांच यानी कि उबलते हुए पानी में कुछ देर के लिए उबाल लिया, ब्लांच करके रख लिया, फिर सुखा दिया और फिर आटा पीस लिया, तो ऐसी बाजरे का आटा पैसे करके रखेंगे तो आपका 1 महीने तक कड़वा नहीं होगा और रंग जैसे काला होता है वो भी आपका हल्का हो जाएगा। फिर आप दूसरा माल्टिंग कर सकते हैं, यानी कि अंकुरित थोड़ा सा करके और फिर उसको सुखा के आटा पीस सकते हैं आप। एक हम कहते हैं कि माल्टिंग विधि बता दी, अंकुरित कर सकते हैं, पफिंग यानी कि भुनाई कर सकते हैं, रोस्टिंग कर सकते हैं। तो ये विधियां अपनाकर, प्रसंस्करण की विधियां अपनाकर हम इनका सही लंबे समय तक रख सकते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे पोषण अवरोधी तत्व पाए जाते हैं। तो उससे, क्योंकि पोषण इसमें बहुत ज़्यादा है पर वो मिल नहीं पाता उन पोषण अवरोधी तत्वों की वजह से। ये सभी श्री अन्न में मिलते हैं, ये छिलकों के आसपास पाए जाते हैं, तो इनको हमें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें इसमें जो पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं वो मिलेंगे। तो ये जो विधियां हमने बताई प्रसंस्करण की, उबालना, आपका अंकुरित करना, ये सब विधियों में से कोई भी विधि हमने किसी भी श्री अन्न में ले ली
तो हम ये पोषण अवरोधी जो तत्व हैं इनको हम नष्ट कर देंगे और फिर इनका हम उत्पाद बना सकते हैं। अब बात आती है कि उत्पाद की, आप सबसे पहले जो भी आपका श्री अन्न है आप उसका आटा बना लें, फिर उस आटे को हमारे किसी भी उत्पाद में मिला के, आप बेसन के साथ मिला के, मैदे के साथ मिला के, आप बेकरी में जाना चाहते तो बिस्किट, ब्रेड, मफ़िन, केक, ये सब उत्पाद हैं। इसके अलावा फिर अगर हम और दूसरे परंपराएं खाने में जाना चाहते हैं तो लड्डू है आपका, फिर आजकल रेडी टू ईट या रेडी टू कुक, ये भी उत्पाद, क्योंकि शहरों में इन सब का ज़्यादा चलन है, समय नहीं होता लोगों के पास, तो ये बहुत अच्छा है कि और पर क्योंकि हम लोगों के खाद्य पदार्थ में शहरी क्षेत्रों में जो कहते हैं जैसे हम जंक फूड का हमने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, जिसमें फ़ायदा हमें नहीं है, पैसा हम फेंके जा रहे हैं पर फ़ायदा हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो श्री अन्न आपको इसको मतलब रिप्लेस कर सकता है। रेडी टू कुक और रेडी टू ईट, तो यानी कि रेडीमेड आपका पोहा इसका बनता है, इसका उपमा बन रहा है रेडीमेड, आपका जो हम कहते हैं जो सुबह जब नाश्ता करते हैं दूध में डाल के जो हम खाते हैं तो वो भी बन रहे हैं, इसके ब्रेकफास्ट सीरियल जिसे हम बोलते हैं वो बन रहे हैं, बच्चों के लिए बेबी फूड जो है वो बन सकते हैं, तो काफ़ी पौष्टिक है और कई सारी विकल्प हैं इसमें, कई सारी मैं कहूँगी कि एक कहेंगे बहुत लंबी लिस्ट है जो जो उत्पाद आप बना सकते हैं। बिल्कुल, तो इसके बारे में भी आगे हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। कार्यक्रम में फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं श्री अन्न के यानी कि मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में, और इसके साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं पपीते में कौन कौन से समसामयिक कार्य अभी करने की आपको आवश्यकता है। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल आईडी के जरिए अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। और अब हम तक सवाल आने शुरू भी हो चुके हैं। हमारी पहली कॉलर शीला जेतिया घोष जी हमारे साथ पश्चिम बंगाल से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए उनका सवाल है। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है मैम? हेलो। हाँ, सुन पा रहे हैं आप? जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा जो क्वेश्चन है वो है मेरा वो उसमें मतलब पपीता की खेती में मतलब इंसेक्ट लग जा रहे हैं, इंसेक्ट। ठीक है, मतलब कीड़ा लग गया है। पड़ गया है। जी, किस तरीके का कीड़ा लगा है? क्या आपको दिखाई क्या दे रहा है अभी उसके अंदर? मतलब वो जब भी काट रहा है तभी मतलब उधर से मतलब अंदर से कीड़ा निकल। हमें आपकी आवाज बहुत धीमी मिल रही है, कृपया करके थोड़ा तेज बोले। मतलब नुकसान हो रहा है, मतलब ये बोल रहा हूं। पपीते में कीड़ा लग गया है, नुकसान हो गया है। कितने समय पहले ये लगा था कीड़ा? 7 महीने। 1 आध महीना हो गया है। जी जी, डॉक्टर कन्हैया क्या बताएंगे? पपीता में 2 तरह के कीड़े लगते हैं, जैसा कि आपकी बात हम लोग तो बहुत क्लियर नहीं हो पा रही है कि आप ये नहीं बता पा रहे कि कीड़ा किस तरह का लगा है या किस तरह का सिम्टम है, लक्षण क्या है आपके पौधे में। एक तो वो कीड़े होते हैं जो कि पत्तियों को खाते हैं, पत्तियों को काट देते हैं। दूसरे वो होते हैं जो कि पत्तियों का रस चूसते हैं। वो खास तौर से उसमें हम लोग कहते हैं कि माहू, एफिड कहते हैं, या वाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्खी बोलते हैं। तो खास तौर से ये जो 2 कीड़े हैं, माहू और सफ़ेद मक्खी, ये काफ़ी नुकसान करते हैं पपीता के पौधों को। ये रस चूसने के अलावा जो विषाणु रोग होता है जो पौधे में लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि पपाया रिंग स्पॉट वायरस या पपीता लीफ कर्ल या पपाया लीफ कर्ल, ये 2 वायरस जो होते हैं वो इन 2 कीड़ों के द्वारा फैलते हैं।
खासतौर से जो माहू है आपका एफिड जो है वो पपाया रिंग स्पॉट वायरस फैलाता है, और तो दूसरा जो वाइट फ्लाई है वो आपका जो है वो सफ़ेद मक्खी जो है आपकी वो पपीता लीफ कर्ल फैलाती है। इन कीड़ों के लिए रोकथाम के लिए आपको शुरू में ही जब आप नर्सरी डालते हैं किसान भाई, तभी से आपको इसको ख्याल करना पड़ेगा। एक दवा आती है, हम लोग उसको बोलते हैं कॉन्फिडोर या इमिडाक्लोपिड। तो इस दवा को लेकर के 3 ml दवा 10 लीटर पानी में लेकर के इसको आपको है छिड़काव करना है, और छिड़काव आपको कम से कम 20 से 21 दिन के अंतराल पर, या कह सकते हैं कि 1 महीने के अंतराल पर आपको हर महीने करना है। यदि ये दवा नहीं मिलती है तो एक दूसरी दवा है जिसको हम लोग बोलते हैं रोगार या डाइमेथोएट। तो डाइमेथोएट को लेकर के ये दवा 2 ml 1 लीटर पानी में लेकर के इसका छिड़काव आपको लगातार करना है, जिससे कि ये कीड़े ना आ पाएँ। यही 2 कीड़े हैं जो कि किसान भाई को काफ़ी नुकसान करते हैं। इसके अलावा एक माइट है, माइट। तो माइट जो होता है उसका लक्षण ये है कि आपके पपीता हल्का हल्का पीला पीला हो जाएगा, और यदि आप पत्ती को नीचे करके देखेंगे, उठा के देखेंगे, तो उसमें जाला बना रहता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं पपाया माइट। तो माइट के रोकथाम के लिए एक दवा है ओबेरान नाम की दवा आती है। ये दवा लेकर के आप 0.5 ml मतलब आधा ml दवा 1 लीटर पानी में लेकर के आप पौधों के ऊपर छिड़काव कर दें, इससे आपकी रोकथाम हो जाती है। तीसरा जो कीड़ा है आपका वो है मीलीबग। चौथा कीड़ा मीलीबग है। मीलीबग का लक्षण ये हम किसान भाई बता दें आपको कि पत्ती के जो तना है उसके पास में या जितने फल लगे होते हैं उसके ऊपर पूरा सफ़ेद सा कवर हो जाता है, जिससे कि पाउडर के रूप में हो जाएगा पूरा। यदि आप हाथ से छुएंगे तो हटेगा भी नहीं वो। तो ये लक्षण है आपके मीलीबग का। तो यदि पपाया मीलीबग, ये काफ़ी नुकसानदायक कीड़ा है। तो कृपया किसान भाई जैसे ही दिखे आपको, जिस पौधे में दिखे या फल में दिखे, आप तुरंत एक दवा आती है मार्शल का छिड़काव आप जो है तुरंत कर दें। दवा का जो रेट है वो 0.5 ml होगा, 0.5 ml या आधा ml 1 लीटर पानी में। यदि आपको लगता है कि काफ़ी देर तक दूर तक फैल गया है तो 1 ml दवा 1 लीटर पानी में करके इसका छिड़काव कर दें किसान भाई। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ नंदस्वरूप मिश्रा जी फोन लाइन पर मौजूद है। आइए उनका सवाल है। हेलो नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी से जी, पहचानते हैं आपको। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं पपीता बारे में जानना चाहता हूँ कि कितने उसमें नर हो, कितने हो मादा, जिससे पैदावार हो हमारी सबसे ज्यादा। तो हमें क्या क्या करना चाहिए उसमें? और मोटे अनाज पे ये पूछना चाहता हूँ, हमारा ज्वार है, रागी है, कुटकी, कंगनी है, सांवा है, बाजरा है, रामदाना है, कोदो है, चीना है। तो इनको प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कौन कौन से विधि अपनानी चाहिए? कुछ तुरंत बिकने वाले, कुछ हम अधिक समय तक उनको स्टोर कर सके जिससे अच्छा लाभ मिल सके। जी डॉक्टर ऋतु, पहले आपसे लेंगे। जी, जैसे जो बताया कि कुछ ऐसे उत्पाद जो कि बहुत लंबे समय तक चल सकें और कम समय में बन भी सकें। तो सबसे मैंने कहा कि आप आटे के रूप में किसी भी, जैसे आपका रागी का आटा है, आपका बाजरे का आटा है, आपका ज्वार का आटा है, तो ये हम बना सकते हैं। और इनकी छोटी छोटी पैकिंग करके हम लोग बाज़ार में, जैसे हमारा बेसन और आपका गेहूं का आटा बिकता है, वैसे ही कर सकते हैं। बस उसे प्रसंस्करण की विधियां अपनानी हैं। जैसे आपने उबलते हुए पानी बाजरे को उबाल लिया 30 सेकेंड के लिए, और फिर उसको सुखा के आटा पीस लिया, तो 1 महीने तक आटा आपका कड़वा नहीं होगा। और इस आटे के अलावा फिर आप जैसे ज्वार का आटा आप बना सकते हैं, और वही आप ब्लांचिंग करके कर सकते हैं। रागी का आटे में आपको मतलब अंकुरित करके और फिर उसको भून के और सुखा लें और फिर पीस लें, तो ये भी आप आटा लंबे समय तक चल सकता है। तो आटे के रूप में उत्पाद को जब हम शुरुआती करें तो हम ऐसे इन मोटे अनाज के आटों को बनाकर शुरुआत करें, क्योंकि ये जो आटे का इस्तेमाल है हम हर घर में रोटी के रूप में, किसी भी रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे हम इसमें बेसन मिला के लड्डू बना लें, चाहे हम इसमें मैदा मिला के बिस्किट बना लें, चाहे हम आटा मिला के ब्रेड बना लें, तो कई प्रकार के उत्पाद बन जाते हैं। तो बेसिक जो आपका है कि आपने आटा बना लिया, तो यही से आप शुरू कर सकते हैं। जी, दूसरा प्रश्न था आपका पपीता में नर और मादा के बारे में। तो हम बताएं आपको मिश्रा जी कि आजकल बहुत सारी हमारी किस्में आ गई हैं जिसमें आपके नर की समस्या ही खत्म हो चुकी है, नर की आवश्यकता नहीं है आपकी। जैसे कि हमारे संस्थान की, पूसा संस्थान की ही एक वैरायटी है, किस्म है पूसा पीत। पूसा पीत एक तरह की वैरायटी है जिसको हम बोलते हैं गायोडेसियस। इसमें आपका मादा आएगा, फीमेल आएगा और हर्माफ्रोडाइट आएगा, उभयलिंगी आएगा। तो जो उभयलिंगी पौधा होता है उसमें नर और मादा एक ही पुष्प में होते हैं, और जो मादा होता है उसमें केवल फीमेल पौधा होता है। तो इस तरह की किस्में आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक प्राइवेट की भी किस्म है जिसको हम लोग बोलते हैं रेड लेडी।
जो इस समय पूरे भारत वर्ष में इसकी खेती हो रही है। तो ये 2 किस्में और भी किस्में हैं, जैसे आप हम साउथ की बात करें तो हमारे दक्षिणी भारत की है अर्का प्रभात, इसके अलावा अर्का सूर्या, ये सारी किस्में हैं, आपको ले सकते हैं जो कि उभयलिंगी हैं। तो इसमें आपको नर की समस्या ही नहीं है। फिर भी यदि आप डायोसियस किस्म से हम बोलते हैं कि नर और मादा जैसे पौधे आते हैं उनकी करना चाहते हैं मिश्रा जी, तो यदि 100 पौधे हैं तो 100 पौधे पे 10 नर के पौधे होने चाहिए। 100 मादा पौधे पे 10 नर पौधे पर्याप्त हैं, जो कि पॉलिनेशन का काम कर देते हैं, परागण काम करते हैं। तो इसके लिए मिश्रा जी आप कम से कम एक जगह पे 2 या 3 पौधे लगाएं। जब पौधे फूल में आ जाएं तो केवल जो पौधे पहले मादा फल जो आते हैं पौधे आएंगे, मादा पौधों को रखना है हमको, मेल को काटते जाना है, मेल को काटते जाना है। लास्ट में जो पौधे तीनों के तीनों मेल हो जाएंगे या दोनों के मेल रहेंगे तो एक मेल काट करके एक मेल को छोड़ देना है, जिससे कि हमारा परागण का काम होता रहेगा। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर रमेश जी अहमदाबाद गुजरात से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आइए उनका सवाल है। हेलो हेलो। हाँ रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अहमदाबाद से आपने हमें फोन किया, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? साहब जी, मेरा पौधा तो पपैया का बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है। हाँ, પપૈયાનો પૌધો તો બહુ બડો થઈ ગયો છે સર, પણ એમાં ફાલ નથી આવતો। फल नहीं आता है, ठीक है। उसमें फाल नहीं आता, क्या करेगा? ठीक है, फल नहीं आता है सर, क्या करें? सबसे पहले तो ये हम पूछेंगे, यदि आप हैं लाइन पे तो कौन सी किस्म है ये बता दें हमें। कौन सी वैरायटी लगाई है, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं अभी? संपर्क शायद हमारा टूट गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपका आधारित करता है कि कौन सी किस्म लगाए हैं आप और किस महीने में लगाए हैं। देसी देसी वो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ लाते हैं ना मार्केट से जी, लोकल। हाँ, लोकल होगा तब ठीक है। ठीक है, हम समझ गए आपकी बात। ये लोकल किस्म होगी तो लोकल किस्म में देखिए, हाँ बताएं। जी हाँ, हम बताते हैं आपको। यदि लोकल किस्म होगी तो उसमें क्या होगा कि नर और मादा दोनों अलग अलग आएगा। तो जनरली कब लगाते, जनरली हम बताएं पपीता का जो पौधा है वो 4 से 5 महीने के बाद फ्लावरिंग में आता है। तो आपने पौधा कब लगाया था ये भी बहुत क्लियर नहीं कर रहे हैं। जैसे जो पौधे आपने अक्टूबर नवंबर में लगाया था तो वो पौधे जो हैं आपके मार्च अप्रैल में आके उसमें फूल आ जाएगा, तो उसमें फूल आ जाएगा। लेकिन फूल नहीं आने की समस्या ये जो निर्धारित है, यदि आप उसमें अच्छी प्रकार से खाद और उर्वरक दें, अच्छी प्रकार से उसमें सिंचाई करें, कीट नियंत्रण करें तथा रोग का नियंत्रण करें, तो उसमें फ्लावरिंग जरूर होगी। हो सकता है कि कोई इस तरह की किस्म हो जिसमें काफ़ी हाइट पे लगता हो। कुछ पौधे ऊंचाई पे होते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि 90 से 1 मीटर की ऊंचाई पे आते हैं। कुछ वेराइटियाँ होती हैं जो कि आपकी 40 से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे आती है। तो इस तरह से आप उसकी अच्छी प्रकार से खाद और उर्वरक डालें, अच्छी प्रकार से उसकी देखभाल करें, तो उसमें फ्लावरिंग जरूर होगी। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आइए अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर ऋतु का। डॉक्टर ऋतु, हम क्योंकि बात कर रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण के बारे में, और इसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका निभाती हैं वो है महिलाएं जी, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरीके का योगदान रहता है महिलाओं का जब हम बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण की? किस तरीके की खास तौर से सावधानियां बरतनी चाहिए उस दौरान जब वो खाद्य प्रसंस्करण की प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में हो, मशीन्स के साथ किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए महिलाओं को? जी, क्योंकि महिलाओं का खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा है, क्योंकि घर की जो हमारी किचन है, रसोई घर है, वही संभालती हैं और उन्हीं पे पूरे घर का दायित्व होता है घर के पोषण सुधार का। तो इसीलिए खाद्य प्रसंस्करण में महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। तो इसमें अगर हम श्री अन्न का खाद्य प्रसंस्करण की बात करते हैं तो सबसे पहले जो भी हमारी महिलाएं हैं आसपास जिस क्षेत्र में जो फसल, क्योंकि श्री अन्न जो है आपका ज़्यादातर सभी राज्यों में होता है, तो कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं होता। उस जिस राज्य में जो आपका भी चाहे बाजरा हो रहा, ज्वार हो, रागी हो रहा हो, वही उसका लें आप फसल, और उसमें क्या क्या उत्पाद बनते हैं उसके लिए सबसे पहले आप लें प्रशिक्षण। ये प्रशिक्षण आपको नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या आपके क्षेत्र में कोई राज्य कृषि विश्वविद्यालय है या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान कोई है आसपास। वैसे हैदराबाद में एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मिलेट्स पे, श्री अन्न पे संस्थान ही है जो इसके उत्पादन से लेके प्रसंस्करण और मार्केटिंग तक का काम करता है। तो किसी भी संस्थान से आप प्रशिक्षण लें कि क्या क्या उत्पाद आपके बन सकते हैं
और तब फिर उन उत्पादों का प्रशिक्षण लेने के बाद फिर आपको, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने के लिए मशीनों की, जैसे प्रोसेसिंग की बात करें, अगर आपने मान लीजिए दलिया या आटा ही बनाना है श्री अन्न से, तो उसके लिए आपको चक्की मशीन चाहिए। तो वो मशीन आपको कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, उसमें पैसा आपका लगेगा। प्रशिक्षण आपने ले लिया पर पैसा भी आपको चाहिए। तो आपके लिए कई तो योजनाएं हैं, पर अगर आप अकेली जाएंगी वही पैसा लेने के लिए बैंक से या किसी भी सरकारी योजना के तहत, तो आपको ऋण ज़्यादा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले संगठित होइए, यानी कि समूह में आइए जी। तो महिलाओं का समूह बहुत सब जानते हैं, स्वयं सहायता समूह है महिलाओं के, अब तो कृषि उत्पादक संगठन भी बन रहे हैं महिलाओं के। तो या चाहे तो सबसे पहले समूह बनाइए, क्योंकि समूह को जो है ऋण की जो दर होती है काफ़ी कम हो जाती है अगर आप अकेले लेने जाते हैं या समूह में जाते हैं। तो वो आपने, क्योंकि और आपका पैसा आपस में बराबर बटा होता है, तो किसी एक पे भार नहीं आता और सब में कुछ ना कुछ गुण होता है। अगर हम संगठित होते हैं तो किसी में बनाने का गुण है, किसी को पैक करने का गुण है, किसी को बाजार करने का गुण है, तो सब में ये गुण होता है। तो कुछ ना कुछ, किसी को हिसाब किताब करने का गुण होता है, जो कि ज़रूरी है किसी भी प्रसंस्करण उद्योग में हम उतरते हैं तो आपको ये सब लेना है। फिर आपको इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग वो कैसे करनी है। अब ज़माना ऑनलाइन का भी आ गया है, आपको घर बैठे ही आपका सामान मिल जाता है, तो हमें उसके साथ भी दौड़ करनी है। तो उसके लिए हमारा सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय है, जो कि आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करा के आपको समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देता है। तो यानी कि आपको अपने आप को अप टू डेट करना पड़ेगा। तो ये महिलाओं के लिए भी लागू होता है। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे एक अगले कॉलर जो है हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, ओम प्रकाश जी झांसी से। आइए उनका सवाल है। हेलो ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। झांसी से आपने हमें फोन किया, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सवाल है कि जो पपीते का पौधा है गुरछा, मतलब गोल पत्ती गोल हो जा रही है। ठीक है, पत्ती मोड़क या तो बीमारी हो गई होगी डॉक्टर कन्हैया जी। जी जी, कब लगाया था आपने इसको? पौधे की एज क्या है, अभी उम्र क्या है? नहीं, चले गए। ठीक है, ये जो पत्ती के जो मुड़ने की बीमारी है, इसको हम लोग बोलते हैं पपीता लीफ कर्ल या पपाया लीफ कर्ल होता है, जिसमें कि पत्तियां मुड़ जाती हैं, कई आकार बन जाता है उसका, मिसशेप हो जाती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीफ कर्ल। ये जो रोग फैलता है बेसिकली एक कीड़ा के द्वारा। अभी हम पहले बताए थे सफ़ेद मक्खी, या हम इसको बोलते हैं व्हाइट फ्लाई। तो ये मक्खी क्या करती है, जब रस चूसती है पपीते के पौधे से, तो उसी समय एक वायरस जो है उसको वहाँ छोड़ देती है, क्योंकि वायरस वो लाती है किसी प्रदूषित पौधे से लाती है, और उसी पे हेल्दी पौधे पे, स्वस्थ पौधे पे चला जाता है। इसकी रोकथाम करने के लिए आपको नर्सरी के स्टेज से, जब आप पौधा लगाते हैं, नर्सरी उगाते हैं पौधे की, तभी से आप जो है शुरुआत करें दवाओं को छिड़कने का। इसके लिए ख़ास तौर से जो एक दवा जो है आपकी, सबसे अच्छी जो दवा है आपकी, उसको हम लोग बोलते हैं ये एक तो डाइमेथोएट है, रोगर है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि 2 ml दवा 1 लीटर पानी में डाल लें। इसके अलावा एक दूसरी दवा है इमिडाक्लोपिड, इमिडा, जो मार्केट में आती है, ये है 3 ml दवा 10 लीटर पानी में। तो इन दोनों दवाओं को आप एक एक बार करके डालें। एक बार आप इमिडा डालें तो दूसरी बार आप रोगा डालें। तो हर महीने के अंतराल पे आप इन दवाओं को छिड़काव करें। तो शुरुआत में यदि आप स्प्रे करते हैं तो इसमें इस रोग से जो है वो पौधा आपका बच जाएगा। बिल्कुल। और इसी के साथ और भी जानकारियां कई हम हासिल करेंगे आज के दोनों ही विषयों से संबंधित, लेकिन फिलहाल के लिए कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। के
बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं श्री अन्न के खाद्य प्रसंस्करण की और साथ ही बात हो रही है पपीते में समसामयिक कार्यों के बारे में। भी अपने प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं, कोई समस्या का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारे ईमेल आईडी या फिर टोल फ्री नंबर के जरिए आप हमारे विशेषज्ञों से सीधे संपर्क साध सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आइए व्हाट्सएप के जरिए कुछ प्रश्न आए हैं हमारे पास, उन्हें शामिल करते हैं। यहाँ पर हमें प्रश्न भेजा है ओम नामदेव जी ने, जिला मंडला मध्य प्रदेश से। वो ये पूछते हैं डॉक्टर कन्हैया जी कि पपीते की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है वो उपयुक्त है, अच्छी किस्म कौन सी है, मध्य प्रदेश में अच्छे पौधे जो है वो कहाँ से मिलेंगे? सबसे जो अच्छी किस्म है, मैं पहले ही बता दिया था आपको कि सबसे अच्छी किस्म है, उन किस्मों का चुनाव करें हमेशा किसान भाई जो कि उभयलिंगी किस्में हों, जिसमें कि फीमेल आता हो, माने मादा आता हो और उभयलिंगी फल आते हों। तो इसमें क्या है कि 100% आपको फल मिलने के चांस है, माने आपको उसमें मेल नहीं होगा। तो ऐसी किस्में हैं जैसा कि मैं बताया अभी, जिससे हमारे संस्थान की एक किस्म है पूसा पीत, आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा जो बंगलौर का एक संस्थान हमारा ICR का है, उसकी वेराइटी है सूर्या, दूसरी वेराइटी है अर्का प्रभात। इसके अलावा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय की एक वैरायटी है कोयम्बटूर 3, कोयम्बटूर 7। ये ऐसी किस्म है जिनको आप ले सकते हैं। कोयम्बटूर 7 जो है आपकी रंगीन किस्म है जिसमें कि गूदा लाल होता है। अर्का प्रभात और अर्का सूर्या दोनों की गूदा लाल होता है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी का भी है जिसे हम लोग बोलते हैं कि रेड लेडी है, जो कि आजकल सबसे मार्केट में उपलब्ध है और बहुत ही ऑलमोस्ट पूरे भारतवर्ष में खेती हो रही है। तो मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छी खेती इसकी हो रही है, तो आप उस किस्म को ले सकते हैं। रही बात मिट्टी की, तो सबसे अच्छी मिट्टी है आपको बलुई दोमट मिट्टी। यदि बलुई दोमट मिट्टी है और जिसका कि pH मान 6.5 से 7.5 या औसत तापमान मध्यम होना चाहिए, कहने का मतलब यह है कि सामान्य हो उसका pH मान होना चाहिए। और सबसे जो जरूरी है किसान भाई कि आपकी जो मिट्टी है वहाँ पे जो आपका खेत है वहाँ पे पानी नहीं लगना चाहिए और पपीता की मिट्टी के क्षारी नहीं होना चाहिए। क्षारी यदि मिट्टी होगी तो पपीता की खेती नहीं हो सकती है और वहाँ पर पानी लगने की समस्या नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप पपीता की खेती कर सकते हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश में पपीता खेती करने की बात है, तो यदि बीज की बात है, यदि आप किसान भाई, हम आपसे ये कहेंगे कि पपीता का बीज यदि किसी विश्वविद्यालय राज्य की, जो आपके राज्य के विश्वविद्यालय हैं मध्य प्रदेश में, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पे यदि आपको बीज उपलब्ध हो जाए तो ले लें। या कृषि विज्ञान केंद्र में, जहाँ तक मुझे आइडिया है, जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे एक फलों की नर्सरी होती है। यदि वहाँ पे पपीता की नर्सरी तैयार हो रही है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। प्राइवेट से भी ले सकते हैं, कि हम लोग ये कहते हैं कि प्राइवेट में उन्हीं नर्सरियों से लें जो कि भारत सरकार के द्वारा या आपके जो जिला उद्यान अधिकारी के द्वारा प्रमाणित हो, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक्रेडिटेशन किया गया हो। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर रंजीत कामत जी बिहार से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल है। हेलो हेलो रंजीत जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी नमस्कार। मेरा सवाल है मोटा अनाज पे जी। पंत रागी 3 जो है ये कौन सा महीना में लगाने का उपयुक्त है, और सामा जो है ये कौन सा वैरायटी सबसे उपयुक्त रहेगा बिहार के लिए? और हमारे इधर जो है पपीता पे चलिए, पपीता जो है इसमें कौन सा नस्ल हमारे भारत, ये उत्तरी भारत में, बिहार में सबसे उपयुक्त रहेगा? क्यों हमारा उत्तर दिशा में मेरा घर है बिहार में। ठीक है, सुपौल से आपने हमें फोन किया। ठीक है डॉक्टर ऋतु, सबसे पहले आपसे जानेंगे। आप जैसे बिहार से हैं तो आपने ज्वार आपके यहाँ पे हो सकती है, और आपका जो किस्म है वो आपके पास में ही किसी भी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र या संस्था है वहाँ से आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको आपके क्षेत्र के आधार पे आपको वो किस्म बता देंगे, क्योंकि कई किस्में इनमें आ चुकी हैं। अब ऐसी किस्में भी आ चुकी हैं जो बायो फोर्टिफाइड हैं और जब यानी कि पोषक तत्व से भरपूर हैं, तो उसको आपको सही अभी पता लग जाएगा कि क्या किस्म आप लगा सकते हैं। अभी आपकी कटाई के बाद आपका मार्च मतलब बरसात के बाद इनकी फसलों की ज़्यादातर बुआई की जाती है जून जुलाई के माह में, तो उस समय आप इसमें से किसी भी अनाज की आप बुआई कर सकते हैं। पर किस्म का आप नज़दीकी किसी संस्थान से, कृषि विज्ञान केंद्र से या संस्थान से ज़रूर पूछ के लगाएं। जी बिल्कुल। डॉक्टर कन्हैया जी, आप क्या बताएंगे? पपीता के बारे में जैसा आपने बताया, मैं अभी पहले तुरंत जो पिछले हमारे कॉलर थे उनके बारे में बताया। तो आपके जो उत्तरी बिहार है वहाँ पे पपीता खेती बहुत अच्छी प्रकार से हो सकती है। लेकिन आप जो बता रहे हैं
सुपौल में पानी लगने का चांस है किसान भाई, तो प्रयास ये करें कि जो एरिया आपकी वो डूब वाले क्षेत्र है तो आप ऐसे खेत का चुनाव करें जो कि ऊंचे जगह पे हो, जहाँ पानी नहीं लगता हो। और किस्मों के बारे में बता चुका हूँ, एक हमारे संस्थान की किस्म है, आप पूसा पीत ले सकते हैं, या जो आपके बगल में एक समस्तीपुर में हमारा एक संस्थान का एक क्षेत्रीय केंद्र है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र है, वहाँ पे आपको एक वैरायटी मिलेगी पूसा ड्वार्फ। तो आप वहाँ से हमारे समस्तीपुर के पूसा से आप पूसा ड्वार्फ किस्म ले सकते हैं। उसके बगल में एक विश्वविद्यालय है, राजेंद्रा कृषि विश्वविद्यालय है, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी आप पपीता के पौध ले सकते हैं जो भी उपलब्ध हो। इसके अलावा आप रेड लेडी एक वैरायटी है उसको ले सकते हैं। मैं पहले ही बता दिया हूँ, 2 वैरायटी आपकी बंगलौर की हैं, उनको ले सकते हैं, सूर्या, अर्का प्रभात। तो इन किस्मों को लेकर किसान भाई बड़े अच्छे से खेती कर सकते हैं पपीता की। और पपीता में बिहार का उत्पादन बहुत बढ़िया हो रहा है, खासतौर से जो बेगूसराय का बेल्ट है वहाँ बहुत अच्छी खेती हो रही है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमें व्हाट्सएप के जरिए एक प्रश्न हो रहा है डॉक्टर ऋतु, वो आपके लिए है कि श्री अन्न से बनने वाले बच्चों के लिए उत्पाद के बारे में बताएं, हम क्या क्या बना सकते हैं। उन्होंने अपना नाम और शहर नहीं बताया। तो जैसे मैं बताऊंगी बेबी फूड, यानी कि रेडीमेड आप लोग बेबी फूड भी बना सकते हैं। आप कोई भी अनाज श्री अन्न का ले सकते हैं, चाहे वो बाजरा हो, ज्वार हो, रागी हो, और कोई भी, क्योंकि ये सारे पोषक तत्वों से भरपूर है। बढ़ते बच्चों को जो है हमें प्रोटीन और ऊर्जा और कुछ हमारे मिनरल्स हैं, खनिज हैं, जो उनकी बहुत आवश्यकता होती है, तो इनमें ये भरपूर होते हैं। तो आप जैसे रेडी टू कुक, जैसे हम लोग पानी मिला के कहेंगे खीर टाइप बना सकते हैं, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा दाल का भी मिश्रण करते हैं, दाल ताकि प्रोटीन की मात्रा पूरी हो जाए और श्री अन्न की, और थोड़ा सा मीठा डाल दिया जाता है। इनको मिला के पीस दिया जाता है और ये आपका रेडी टू, जब भी आपने कुछ दूध गर्म किया उसमें 1-2 चम्मच डाला और पका के दे दिया, तो ये रेडी टू कुक आपका कहेंगे कि बेबी फूड है। तो ये जैसे रागी माल्ट है, माल्टिंग का प्रोसेस भी आसान है। आपने कुछ नहीं, आपने भिगोना है रागी को, उसके बाद उसको अंकुरित करना है और फिर उसको हल्का सा भुनना है और फिर सुखाना है और पीसना है, तो ये आपका माल्ट तैयार हो गया, एक रागी का आटा। क्योंकि माल्टिंग करने से क्या होता है, जो हमारे अनाज है उनका पोषक तत्व और निकल के आ जाता है और पाचन अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों को के लिए रागी माल्ट आप बना के दे सकते हैं, ऐसी बाजरा माल्ट भी बना के दे सकते हैं। तो ये उत्पाद है। फिर हमारे कुछ जैसे और थोड़े बच्चे बड़े हो गए तो हम एक कहेंगे पॉपिंग करके, यानी कि पफिंग, जो हमने हल्का भून दिया तो फुलावट आ जाए, जैसे मक्का के दाने हम भूनते हैं तो पफिंग हो जाती है। तो ऐसे ही आपके श्री अन्न है, जैसे आपका बाजरा है उसको भी हम पॉपिंग कर सकते हैं, ज्वार उसको भी पॉपिंग कर सकते हैं, चलई है उसको पॉपिंग कर सकते हैं। इनको पॉपिंग करके हम लड्डू के रूप में या ब्रेकफास्ट सीरियल के रूप में भी बना सकते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि फ़ायदेमंद, जैसे किशमिश हो गया आपका, थोड़ा सा स्वाद आपका बन जाए। और चलई भी इस्तेमाल मतलब आपका कहेंगे कि बाजरा में चलई मिक्स कर दिया तो अभी आपका रेडी टू ब्रेकफास्ट सीरियल हो गया, आपने दूध में मिला के दे दिया तो ब्रेकफास्ट सीरियल बन जाता है। फिर बच्चों के लिए हम बार बना सकते हैं, एनर्जी बार या प्रोटीन बार जिसे हम कहते हैं, कि जैसे पट्टी आप बोलते हैं, तो ये भी हमारी बन सकती है इन्हीं से पॉपिंग करके। हम इनसे अलग अलग प्रकार के अनाजों इसको लेके बार बना सकते हैं। तो कई उत्पाद हैं, उत्पादों की कोई कमी नहीं है, बस आपको आगे आके करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर इस वक्त प्रमाण सिंह जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से मौजूद हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपसे निवेदन है अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए और फिर आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार मैडम, मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ, बीरमपुरा गांव से। जी, सवाल पूछें। तो मैडम ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे मेरे को पपीता को, टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए जल्दी से, हमें आपकी आवाज मिल रही है। प्रमाल जी अपना सवाल पूछिए। मैडम मैंने टीवी बंद कर दिया है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे को यदि 1 एकड़ में पपीते के पेड़ लगाना है तो कितने पौधे लगाना पड़ेंगे? ठीक है जी, डॉक्टर कन्हैया जी। यदि आप उसमें 2 किस्में हैं, यदि आप उस किस्म का चयन कर लेते हैं, लगाने का समय तो एक ही है सबका। यदि आप लगाना चाहते हैं तो जैसा कि बताया फरवरी मार्च में, यदि आपके पास पानी की उपलब्धता है तो फरवरी मार्च में ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं ग्वालियर में, यदि लेकिन पानी होना चाहिए कि ग्वालियर के एरिया जो है तापमान बढ़ेगा मई जून में, तो यदि आपके पास पानी की व्यवस्था हो तभी किसान भाई करिएगा। अदरवाइज आप जुलाई में जा सकते हैं, जुलाई अगस्त में कर सकते हैं आप। और कितने पौधे लगेंगे, हम लोग कहते हैं कि यदि 6 फीट बाई 6 फीट लगाते हैं तो 1 एकड़ में 1234 पौधे आते हैं 1 एकड़ में, और यदि आप हेक्टेयर की बात करते हैं तो करीब 3000 के आसपास पौधे आते हैं उसमें आपके। तो इस तरह से 6 बाई 6 पे लगाते हैं तो आप 1234 पौधे 1 एकड़ के लिए पर्याप्त हैं। यदि आप थोड़ा बहुत घटाते बढ़ाते तो उसी के अनुसार आपका संख्या पौधों की बढ़ती है। यदि आपके किस्म जो है वो गायनोडायसिस किस्म है, जिसमें कि हम कह रहे थे कि उभय लिंगी और मादा होंगे, फीमेल होंगे, तो आप वहाँ पे सिंगल पौधा लगाएंगे। यदि आपको डायसिस किस्म है जिसमें नर और मादा दोनों निकलते हैं, तो वहाँ पे आप 2 पौधे एक जगह लगाएंगे या 3 पौधे एक जगह लगाएंगे। जी बिल्कुल। तो और इसी के साथ हम आज यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से श्री अन्न का आप कर सकते हैं खाद्य प्रसंस्करण, और अभी आपने पपीते में कौन कौन से समसामयिक कार्य करने हैं। अगर इन्हीं विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप तुरंत अपने प्रश्न जो है वो हमें व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल आईडी के जरिए भेज सकते हैं, या फिर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। अब यहाँ पर डॉक्टर ऋतु आपसे मैं बात करना चाहूंगी। हमने प्रसंस्करण के बारे में बात करी, कौन कौन से खाद्य उत्पाद जो है वो बनाए जा सकते हैं इसके बारे में भी जान लिया, लेकिन जब ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनका बाजार किस तरीके से ढूंढा जाए, खास तौर से तब जब ये ऐसे प्रोडक्ट गाँव से शहर में आते हैं। तो कैसे शहर वाले जो है भरोसा करें कि ये प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है, सबसे पहली बात, क्योंकि किसी भी उपभोक्ता के जहन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि कैसे हम मालूम करें कि ये बिल्कुल सही जो है वो प्रोडक्ट है, और इसके साथ ही क्या इनमें भी किसी तरीके के प्रिजर्वेटिव्स का प्रयोग किया जाता है जिससे कि इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ाई जा सके। जी जैसे कहा कि मार्केट में आए तो लोगों को कैसे पता लगे कि हाँ ये उत्पाद सही है, तो इसके लिए सबसे पहले आपका हमारा फसाई हमें एक लाइसेंस लेना होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट सही बना हुआ है। एक हमारी संस्था है भारत सरकार की जो प्रमाणित करती है खाद्य उत्पाद के लिए कि हाँ ये सही उत्पाद है। फिर हमारे कोई भी आप उत्पाद देखते हैं तो उसमें लेबलिंग या ब्रांडिंग जैसे की जाती है, तो लेबल पे पूरा पीछे लिखा होता है कि इस जो अगर मैंने बाजरा बिस्किट बनाया तो उसमें मैंने क्या क्या सामान का इस्तेमाल किया है, और इस 100 ग्राम के बाजरा बिस्किट में कितना प्रोटीन है, कितना वसा है, कितना ऊर्जा है, कितना लोहा है, ये सब उसकी डिटेल दी होती है। इससे उससे उत्पाद की कहेंगे ऑथेंटिसिटी बढ़ती है कि हाँ कि ये चीज़ें इसमें हैं तो यही उत्पाद सही है। तो ये सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा सिर्फ प्रशिक्षण लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रशिक्षण लेने के बाद जो असली चुनौती मिलती है हमें मार्केट में आके मिलती है, क्योंकि कई अलग अलग उत्पाद हमारे पास पहले से ही होते हैं बाज़ार में। हमें उन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करके नए अपने प्रोडक्ट को बनाना है, तो हमें अपने प्रोडक्ट की खासियत, जो उत्पाद की खासियत है वो बतानी होगी। हमें कहना है कि बाजरा में जैसे लोहा बहुत अच्छा होता है, जिंक बहुत अच्छा होता है, तो हमें ये बताना है कि आयरन रिच या जिंक रिच बिस्किट या पोहा या दलिया जो भी उत्पाद हमने बनाया वो हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ार करने के लिए हमें कई सब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये ज़रूरी है। तो आपका ब्रांडिंग ज़रूरी है, लेबलिंग ज़रूरी है। लेबलिंग में आपको ये बताना, फिर उसमें शेल्फ लाइफ
आपकी कितनी है, क्योंकि हमें प्रसंस्करण की जब कोई भी क्रिया है, चाहे हमने ब्लांचिंग करी हो या अंकुरित किया हो या भून लिया हो, तो इनसे इनकी शेल्फ लाइफ अच्छी खासी बढ़ जाती है। 1 से 1.5 महीना में कोई ख़राब उत्पाद आपका नहीं होता, और उसी लेबल पे लिखा भी होता है कि कब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके की अगर चीज़ें अपनाएंगे और तो हम लोग अपने उत्पाद की मार्केट कर सकते हैं। फिर आता है कि आपका ऑनलाइन मार्केट के लिए भी भारत सरकार का भी हमारा इनाम आपका है, वहाँ पे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। कई अब ऐप्स भी आ गई हैं जिनमें आप रजिस्टर करके अपने उत्पाद को बाज़ार के लिए भेज सकते हैं। तो जो भारत का ये आपका खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है, इन्होंने भी एक स्कीम चलाई हुई है मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स को आगे प्रोत्साहित करने के लिए, जिसमें 800 करोड़ तक का राशि दी गई है 2027 तक के लिए। तो उन योजनाओं में जाकर भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं और बाज़ार का काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर सुनील कुमार जी सहारनपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश से फ़ोन लाइन पर। आइए उनका सवाल है। हेलो सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। नमस्ते जी। वो हमारा पेड़ पपीते का ग्रोथ नहीं कर पा रहा, ऊपर की छामी वो रुक सी गया है। ठीक है जी, आप डॉक्टर कन्हैया कुछ पूछना चाहेंगे? आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछने के लायक, क्योंकि अभी आपने लगाया कब था? जी संपर्क टूट गया। अच्छा, कोई बात नहीं। जैसा ये कह रहे हैं कि पौधे की वृद्धि तो इस समय जो जाड़े का महीना होता है, अक्टूबर ऑनवर्ड्स या नवंबर ऑनवर्ड्स, धीरे धीरे पौधे में जब तापमान घटने लगता है, हम लोग पहले भी बताते हैं कि पपीता जो है जाड़े के समय में जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है वहाँ पर उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो अभी उसकी वृद्धि रुकी रहेगी मार्च तक। इससे आप घबराएं नहीं किसान भाई। मार्च के बाद जैसे तापमान बढ़ेगा, इसका तापमान के बढ़ने के शुरुआत के साथ ही पौधे की हाइट बढ़ने लगती है और अप्रैल के लास्ट तक आते आते आपकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप उसमें घबराएं नहीं। वैसे समय से आप उसमें पानी, अब तो अभी पानी आप देना शुरू करिए अब, क्योंकि अब गर्मी धीरे धीरे आ रही है। और फरवरी के लास्ट तक आप खाद का 1 डोज जो है आप उसमें देना शुरू कर दीजिए। जैसे हम लोग कहते हैं खाद देने के लिए कि 600 ग्राम यूरिया, 400 ग्राम DAP और 800 ग्राम पोटास ले करके जो है पोटेशियम सल्फेट या म्यूरेट ऑफ पोटास ले करके, और इस पूरी मात्रा को 6 भागों में बांट लीजिए। 2-2 महीने के अंतराल पर हमको देना है। तो पहला जो दीजिए आप वो फरवरी के लास्ट में दे दीजिए। तो एक डोज जो है आप फरवरी के महीने में आप इसको दे दीजिए खाद को, और खाद देने के बाद आप उसमें एक हल्की सिंचाई कर दीजिए। यदि आपका ड्रिप इरिगेशन से और अच्छी बात है, अदरवाइज हल्की एक सिंचाई कर दीजिए जिससे कि ये खाद मिल जाए, और मार्च के बाद में आपके पौधे की बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक व्हाट्सएप के ज़रिए हमें प्रश्न आया है आपके लिए डॉक्टर कन्हैया जी। वो ये कहते हैं कि मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से भंवर सिंह राजपूत, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या पपीते के बगीचे लगाने में गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरीके की कोई सब्सिडी दी जाती है? इसका पता, यस, इसमें है, प्रोविज़न है पपीते में, लेकिन जिस ज़िले से आप हैं उस ज़िले में एक योजना हम बता दें आपको, MIDH की है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हार्टिकल्चर डेवलपमेंट। उसके तहत अब तो पहले था ये नेशनल हार्टिकल्चर मिशन NHM, ये NHM को इन लोगों ने अब मर्ज कर दिया MIDH के तहत, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड हार्टिकल्चर डेवलपमेंट। तो उसमें जो चला गया MIDH चला गया। MIDH में ये प्रावधान है कि हर जिले में खेती को, खासतौर से एक और प्रोडक्ट है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसके तहत भी ये आपको योजना के तहत आपको सब्सिडीज मिल रही हैं। अब मुझे आइडिया नहीं है आपके मध्य प्रदेश ना जी, मध्य प्रदेश में कौन से जिला में है, तो उस जिले में यदि पपीते की खेती का उज्जैन से तो यदि उज्जैन के, तो आप इसके लिए किसान भाई हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने जिला उद्यान अधिकारी से आप एक बार संपर्क करें, आप वहाँ जाएं, या आपका उज्जैन का जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से भी आप जानकारी मिल सकती है आपको कि आपके ज़िले में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो इन 2 जगहों पे जा करके, जिला उद्यान अधिकारी जो आपके यहाँ हैं या कृषि विज्ञान केंद्र के पास जा करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं कि आपके ज़िले में कौन कौन सी योजनाएँ चल रही हैं, उसमें पपीता है कि नहीं है। हम एक एग्जाम्पल बता दें, बिहार में, इसके पूर्व में बिहार में था मैं 2012 से पहले, तो बिहार में 2 डिस्ट्रिक्ट थे, एक पटना डिस्ट्रिक्ट था और एक गोपालगंज था। तो ये 2 जिले पपीता के लिए रिकॉग्नाइज किए गए थे। और उसमें जो मुझे याद आ रहा है कि 1 एकड़ पे 1 हेक्टेयर पे 80,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही थी वहाँ पे बिहार में, इसी NHM के तहत ही। मध्य प्रदेश के बारे में बहुत आइडिया हमें नहीं है, प्लीज़ तो आप पता कर लें।
जी बिल्कुल। और वहीं अब डॉक्टर ऋतु, चलते चलते आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी कि जो हमारी महिलाएं अगर समूह बनाकर इसमें काम करती हैं तो कितना आर्थिक मुनाफा जो है वो कमा सकती हैं, और इसके साथ क्या उनको भी किसी तरीके की सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है? जी बिल्कुल दी जाती है, और मुनाफा अगर बात करें काफ़ी है, क्योंकि आपने सीधा रॉ अनाज को, यानी कि जैसे आपने बाजरा उगाया, आपने सीधा उसको बेच दिया तो आपको दाम नहीं मिलेगा। वही आपको दाम उसको आपको 15 रुपये 10 रुपये ऐसे यही रेट पे किलो पे मिलेगा। अगर उसी बाजरे का आपने बिस्किट बना दिया तो सीधा वो 200 से 250 रुपये किलो चला जाता है। तो ये देखिएगा, अगर हम जस्ट हमने क्या क्या प्रसंस्करण की तकनीकी अपना ली, तो किसी भी उत्पाद को आपने प्रसंस्कृत कर लिया तो दाम हमारा 4 गुना 10 गुना तक भी बढ़ जाता है। तो मुनाफा काफ़ी है। पर और योजनाएं भी हैं हमारा, जैसे आपका जो भारतीय आपका मंत्रालय है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है, उसमें योजनाएं हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। नाबार्ड जैसे आपका राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक है, वो महिलाओं के समूहों के लिए काफ़ी अच्छा काम करते हैं, उनके पास भी योजनाएं हैं। मतलब आपको उसमें योजनाएं ऐसी नहीं कि आपको पूरा वो करके देंगे, आपको कुछ काम अपना शुरू करना है, फिर आपने उन योजनाओं से फ़ायदा उठाना है। तभी आपकी मदद के लिए सरकार भी तभी आएगी जब आप कुछ करते हैं उनको दिखेंगे, हाँ हम ये काम कर रहे हैं, यहाँ हमें दिक्कत आ रही है। जैसे सर ने बताया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो ऐसा ही मोटे अनाज के लिए भी लागू होता है। जहाँ पे जो उत्पाद, जैसे रागी आपका उत्तराखंड क्षेत्र में काफ़ी होता है, तो वहाँ उसके कई उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत आपको उत्पादन से लेके बाजार तक में मदद की जाती है। अगर आपको मशीन की ज़रूरत है, या पैकिंग की ज़रूरत है, या लेबलिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो वो सब उसमें आपको दी जाती है। पर यह है कि आपको काम पहले शुरू थोड़ा सा करना पड़ेगा, जानना होगा, तकनीकी जानकारी लेनी होगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर ऋतु और डॉक्टर कन्हैया जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतना वक्त दिया और बहुत अच्छी जानकारी आप दोनों ने ही साझा की हमारे दर्शकों के साथ। उसके लिए आप दोनों का एक बार फिर से धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। तो आज आपने जाना किस तरीके से आप श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज का कर सकते हैं खाद्य प्रसंस्करण, और पपीते में कौन कौन से समसामयिक कार्य आप कर सकते हैं। अब आइए हम आपको बता दें कि अगली बार हम किन 2 विषयों के साथ होंगे हाजिर। तो अगली बार अपने लाइव फोन कार्यक्रम में हम बात करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की सेवा में, और बात होगी रबी मक्का की खेती की। दोनों विषयों के संबंध में पहले से ही अपने कोई प्रश्न अगर आप हमें भेजना चाहते हैं तो फिर आप हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और अगर आप अपना प्रश्न हमें लिखवाना चाहते हैं, रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, तो दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800-113060 सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। इस पर भी आप अपने प्रश्न हमें लिखवा सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कर सकते हैं और इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम को देखकर तमाम जानकारियां आज के विषय से संबंधित हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप लोग रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।